नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी आर्थिक यात्रा पर निकलने वाले हैं जो किसी भी देश की इकोनॉमी के उतार चढ़ाव को समझने के लिए बिल्कुल जरूरी है। तो बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं और इस ऐतिहासिक सफर को डीकोड करते हैं। आइए 17 मई 2026 की उस सुबह की कल्पना करते हैं। रिजर्व बैंक के एक सीनियर अधिकारी स्क्रीन देखते हैं और उनके हाथ अचानक रुक जाते हैं। सामने एक आंकड़ा फ्लैश हो रहा था, 96.01, यानी $1 के बदले 96 रुपए 1 पैसा। देखिए, ये पिछले 78 सालों का सबसे निचला स्तर था। एक ऐसी ऐतिहासिक गिरावट जिसकी शायद ही किसी ने उम्मीद की थी। ये बस कोई रैंडम नंबर नहीं था, बल्कि दशकों से चले आ रहे आर्थिक झटकों का एक फाइनल रिजल्ट था। अब इस 2026 के आंकड़े को जरा 1947 के वक्त से कंपेयर करके देखते हैं, जब देश आज़ाद हुआ था। उस वक्त $1 की कीमत सिर्फ ₹3.30 के बराबर थी। उस दौर के ग्लोबल ब्रिटन वुड्स सिस्टम के मुताबिक रुपया पाउंड से और पाउंड डॉलर से जुड़ा हुआ था। तो सबसे बड़ा रहस्य यही है कि आखिर इन 78 सालों में ये ₹3 से 96 रुपए तक का इतना बड़ा जंप हुआ कैसे? दरअसल इसकी शुरुआत होती है कुछ बाहरी झटकों से। जैसे 1949 में यूके ने बिना हमसे पूछे अपने पाउंड की वैल्यू घटा दी, जिसका असर सीधा रुपए पर पड़ा और ये 4.76 पर आ गया। खैर, इसके बाद 1962 और 1965 की जंग हुई, जिसमें डिफेंस स्पेंडिंग ने सरकारी खजाने को लगभग खाली कर दिया। और फिर आए 1973 और 1979 के ग्लोबल ऑयल शॉक्स। रातों रात कच्चे तेल के दाम आसमान छूने लगे। एक तो खाली खजाना और ऊपर से महंगा तेल। ऐसे में करेंसी की वैल्यू तो कमजोर होनी ही थी। कभी कभी रातों रात हालात कैसे बदलते हैं, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है 6 जून 1966। सरकारी खजाना बिल्कुल सूख चुका था। देश को इंटरनेशनल फाइनेंशियल हेल्प और खासकर अमेरिका से आने वाले गेहूं के शिपमेंट्स की बेहद जरूरत थी। इस भारी दबाव के चलते सरकार को मजबूरन एक रात में ही करेंसी की वैल्यू को लगभग 57.4% तक डिवैल्यू करना पड़ा। सोचिए, जो रुपया कल तक 4.76 था, वो अगले ही दिन सुबह 7:30 का हो गया। अब बढ़ते हैं 1991 की तरफ, जो हमारे आर्थिक इतिहास का शायद सबसे अंधेरामय दौर था। उस वक्त हालात इतने खराब थे कि गल्फ वॉर की वजह से तेल की कीमतें दुगनी हो चुकी थी और सोवियत यूनियन के टूटने से एक्सपोर्ट्स औंधे मुंह गिर चुके थे। जनवरी 1991 में आरबीआई की एक टॉप सीक्रेट रिपोर्ट आई, जिसने सबके होश उड़ा दिए। सच्चाई ये थी कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में सिर्फ इतना पैसा बचा था जिससे हम केवल 3 हफ्ते का जरूरी इंपोर्ट बिल चुका सकते थे। सिर्फ 3 हफ्ते। उसके बाद इंटरनेशनल पेमेंट्स पर डिफॉल्ट होना तय था। इस डिफॉल्ट के धब्बे से बचने के लिए कुछ ऐसे गुप्त और कड़े कदम उठाए गए जिन्हें सोचकर आज भी हैरानी होती है। देश का 67 टन सोना लंदन और स्विट्जरलैंड के बैंक्स में गिरवी रखा गया ताकि $400 मिलियन का इमरजेंसी फंड मिल सके। रुपए की वैल्यू फिर से घटाई गई और सबसे बड़ा गेम चेंजर कदम, दशकों पुराने लाइसेंस राज को हमेशा के लिए खत्म करके इकोनॉमी को ग्लोबल मार्केट के लिए खोल दिया गया। चलिए अब देखते हैं आज़ाद बाजार का वो दौर जब इकोनॉमी खुलने के बाद नए ग्लोबल झटकों का सामना करना पड़ा। लाइसेंस राज के बाद रुपए की कीमत मार्केट तय करने लगा। एक तरफ इससे आईटी सेक्टर रॉकेट की तरफ बढ़ा, पर दूसरी तरफ हमारी इकोनॉमी ग्लोबल पैनिक्स के आगे बहुत नाजुक हो गई। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है 2013 का फेमस टेपर टैंट्रम। हुआ ये कि यूएस फेडरल रिजर्व के चेयरमैन ने सिर्फ एक इशारा किया कि वो बॉन्ड खरीदना कम कर सकते हैं, यानी डॉलर छापना थोड़ा धीमा कर सकते हैं। बस इस एक इशारे ने मार्केट में ऐसी घबराहट फैलाई कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने $20 बिलियन निकाल लिए। नतीजा, सिर्फ 4 महीनों में रुपया 54 से सीधा 68 पर आ गिरा। अगर ध्यान से देखें तो इन ग्लोबल क्राइसिस में एक क्लियर पैटर्न नजर आता है। 1997 का एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हो, पोखरण 2 के बाद के सैंक्शंस, 2008 का लीमन ब्रदर्स का क्रैश, 2020 की ग्लोबल पैंडेमिक या फिर 2022 का ईस्टर्न यूरोपियन कॉन्फ्लिक्ट। होता क्या है, जब भी दुनिया के किसी भी कोने में कोई डर या संकट आता है, फॉरेन इन्वेस्टर्स तुरंत अपना पैसा निकालकर सुरक्षित जगह ले जाते हैं और इस सब का सीधा झटका हमारी करेंसी को झेलना पड़ता है। बिल्कुल यही डर उस 2026 वाले 96.01 के हिस्टोरिकल लो का मेन रीजन था।
वेस्ट एशिया में बढ़ते टेंशन से कच्चा तेल $120 पर बैरल तक पहुंच गया था और ठीक उसी वक्त यूएस फेड ने अपनी इंटरेस्ट रेट्स 4.6% जैसी सेफ और हाई लेवल पर मेंटेन रखी। तो इन्वेस्टर्स ने क्या किया? उन्होंने वहां सुरक्षित मुनाफा देखा और रातों रात हमारे मार्केट से $19 बिलियन बाहर निकल गए। पर यहाँ एक डीप सवाल उठता है, आखिर करेंसी बार बार ऐसे क्यों गिरती है? आइए इसकी असली बीमारी को डायग्नोस करते हैं। हिस्टोरिकल इवेंट से थोड़ा आगे बढ़ें तो कुछ डीपर स्ट्रक्चरल वीक पॉइंट्स हैं जो करेंसी को हर बार नीचे खींच लेते हैं। ये 5 सबसे बड़ी कमजोरियां हैं। इंपोर्टेड ऑयल पर बहुत ज्यादा डिपेंड होना, सालों से चला आ रहा ट्रेड डेफिसिट, FIIs यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स का जल्दी बदलने वाला मूड, US डॉलर की वो सेफ हेवन वाली इमेज और हाई डोमेस्टिक इन्फ्लेशन। जब भी दुनिया में कुछ गड़बड़ होती है, ये 5 फैक्टर्स मिलकर रुपए पर भारी दबाव बना देते हैं। अब इसमें सबसे बड़ा और मेन कल्प्रिट क्या है? तेल। हम अपनी ज़रूरत का करीब 85 से 90% कच्चा तेल बाहर से खरीदते हैं और उस सब का पेमेंट डॉलर्स में करना पड़ता है। तो जब भी इंटरनेशनल मार्केट में तेल थोड़ा सा भी महंगा होता है, हमें और ज़्यादा डॉलर्स खर्च करने पड़ते हैं। और ये एक ऐसा टूटे ना टूटने वाला साइकिल है जो सीधा रुपए की वैल्यू को चोट पहुंचाता है। और यहीं पर पिक्चर में आती है ट्रेड डेफिसिट की प्रॉब्लम। इसे बिल्कुल सिंपल भाषा में समझें तो हम दुनिया को सामान बेचकर जितना कमाते हैं उससे कहीं ज़्यादा दूसरी चीज़ें खरीदने में खर्च कर देते हैं। जब कोई देश लगातार एक्सपोर्ट से ज़्यादा इंपोर्ट करता है तो डॉलर्स अंदर आने के बजाय तेज़ी से देश के बाहर चले जाते हैं, और जब फॉरेन करेंसी लगातार बाहर जाएगी तो स्वाभाविक है कि अपनी करेंसी कमज़ोर पड़ेगी। इन बड़े बड़े मैक्रो इकोनॉमिक डेटा पॉइंट्स को अब थोड़ा साइड रखते हैं और आते हैं ज़मीनी हकीकत पर कि आखिर इसका रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है। देखिए, एक गिरते हुए रुपए के 2 पहलू होते हैं। एक तरफ इसका बहुत नेगेटिव असर होता है, जैसे फ्यूल महंगा होता है, इंपोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स महंगे हो जाते हैं, घर की EMI बढ़ सकती है और बच्चों की विदेश की पढ़ाई का खर्च आसमान छूने लगता है। पर दूसरी तरफ एक पॉजिटिव पहलू भी है। जो IT कंपनीज या एक्सपोर्टर्स अपना सामान और सर्विसेज बाहर बेचकर डॉलर्स में कमाते हैं, उनके प्रॉफिट्स काफ़ी बढ़ जाते हैं क्योंकि अब उन्हें $1 के बदले पहले से ज़्यादा रुपए मिलते हैं। तो आगे क्या ये सिर्फ एक हारती हुई इकोनॉमी की कहानी है या फिर लाजवाब लचीलेपन की? फ्यूचर की तरफ देखने से पहले एक मिसकंसेप्शन क्लियर कर लेना ज़रूरी है। RBI अपने फॉरेन रिजर्व्स का इस्तेमाल किसी एक एक्सचेंज रेट को पकड़कर रखने के लिए नहीं करता, बल्कि सिर्फ उतार चढ़ाव को थोड़ा स्मूथ करने के लिए करता है। और सच तो ये है कि इतने सारे भयानक आर्थिक झटकों के बावजूद इस देश ने कभी इंटरनेशनल डिफॉल्ट नहीं किया। आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। हमारे पास एक मैसिव IT एक्सपोर्ट बेस है, दुनिया भर में तेजी से फैलता UPI नेटवर्क है, इसरो जैसी कॉस्ट इफेक्टिव स्पेस एजेंसी है और 1.4 बिलियन लोगों का एक दमदार कंज्यूमर मार्केट है। जो हमें इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे अहम सवाल पर ले आता है, क्या रुपए की 63 से 96 तक की ये यात्रा सिर्फ आर्थिक हार का प्रतीक है, या फिर ये एक ऐसे देश के अनब्रेकेबल रेजिलियंस यानी कभी न टूटने वाले जज्बे का सबसे बड़ा सबूत है जो हर ग्लोबल झटके के बाद वापस खड़ा होना जानता है? ये आर्थिक विश्लेषण हमें इस विषय पर गहराई से सोचने पर मजबूर जरूर करता है। उम्मीद है आज के इस डीप डाइव ने इन कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स को बेहद आसानी से समझने में मदद की होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और ज़रूरी आर्थिक मुद्दों के साथ फिर मिलेंगे।